Hello, my friends. Welcome to ADDA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session. जी हाँ दोस्तों, थंबनेल आपने देख लिया होगा. इट इज अबाउट एफआईआई मुक्त भारत. देखिए क्या है कि बहुत टाइम से एफआईआई जो है वो मार्केट से सेलिंग करने में लगे हुए हैं. तो एक परसेप्शन मार्केट में ये बन रहा है कि एफआईआई बिल्कुल ही भारत छोड़ना चाहते हैं या इंडिया आत्मनिर्भर बन पाएगा इन रिगार्ड टू फाइनेंशियल मार्केट. तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. बहुत सारे फाइन डिटेल्स फाइनेंस के हम यहाँ पे कवर करेंगे. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपको ऐसे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे. तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन का बटन है, उसको भी दबा दो जल्दी से. एंड दोस्तों, अगर आप किसी भी रेगुलेटरी एग्जाम्स आरबीआई सेबी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो. यहाँ आपको बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री प्रैक्टिस के लिए भी मिलता है. एंड फ्री प्रैक्टिस मटेरियल से याद आया दोस्तों, अगर आप रेगुलेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू नीड द कवरेज ऑफ आरबीआई सर्कुलर्स, यू नीड द कवरेज ऑफ रिपोर्ट्स, सेबी सर्कुलर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर. तो ऐप के ऊपर मेरा ग्रुप है फाइनेंस बाय वीर सर, इसको जल्दी से फॉलो कर लो. यहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ फ्री में मिलती रहती हैं, तो इसको जल्दी से फॉलो कर लो. एंड अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रेगुलेटरी एग्जाम्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स, तो मेरा सजेशन रहता है गो विद द बैंक महापैक प्लस. मार्केट में सबसे अफोर्डेबल कोर्स एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस, एंड मल्टीपल अटेम्प्ट्स तक आप इस कोर्स को यूज कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर वैलिडिटी है. और इस कोर्स को अफोर्डेबल बनाता है ये कोड Y581 एंड द कॉइंस फ्रॉम द ऐप. और वैलिडिटी के रिगार्डिंग दोस्तों टेंशन मत लो, क्योंकि अभी हमारी सेल चल रही है रिपब्लिक डे सेल, जिसमें हम आपको ऑफर कर रहे हैं 80% डिस्काउंट. अगर आप ऐप का यूज करोगे और मेरा कोड यूज करोगे Y581, तो इट वुड बी हायर एंड ट्रिपल वैलिडिटी ऑन दी महापैक्स. तो दिस इज द टाइम व्हेन यू डेफिनेटली वांट टू एंश्योर कि आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहें. तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो कंटेंट से रिलेटेड. तो देखो, आप लोगों को किसी भी कंसेप्ट को समझने में थोड़ा सा हिस्टोरिकल एंगल भी यहाँ पे ऐड कर लेना चाहिए ताकि उस कंसेप्ट को आप डिटेल में समझ पाओ. ठीक है, और यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत सारा हिस्टोरिकल डाटा लेके आया हूं ताकि आप किसी भी कंक्लूजन पे इमीडिएटली जंप ना कर लें. ठीक है, तो अगर देखिए आप मार्केट में देखें कि देखिए अगर मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब मार्केट में पैसा आ रहा है. ठीक है, और मार्केट नीचे जा रहा है मतलब मार्केट से पैसा निकल रहा है. अब करंट सेंटीमेंट्स क्या है, देखो मार्केट में जो है गिरावट देखी गई है, यानी कि मार्केट से पैसा बाहर आ रहा है. और इसका ज्यादातर रीजन जो एट्रीब्यूट किया जा रहा है वो ये है कि एफआईआई पैसा लगा रहे हैं. तो क्या एफआईआई ही हमारे सोल क्राइटेरिया है मार्केट को चलाने के? तो दैट इज नॉट ट्रू. इसको समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा डाटा शेयर करता हूं, प्लीज ध्यान से देखना. ये एक डाटा है, दिस इज नॉट माई ओन डाटा, दिस इज स्टॉक एज वेबसाइट से मैंने डाटा लिया है. ठीक है, अगर आप देखो जो 2024 में एफआईआई ने, देखिए क्या होता है मार्केट में, क्या होता है कोई इन्वेस्ट कर रहा होता है, कोई पैसा निकाल रहा होता है. ठीक है, जब मार्केट में ट्रेडिंग चल रही होती है, सपोज आज मैंने कोई एंट्री ली है, कोई पोजीशन ली है, एंड कोई ना कोई एग्जिट भी ले रहा होगा. ठीक है, तो द थिंग इज कि ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अगर देखो एफआईआई का डाटा आप पिछले 4 साल का देखो, तो नेट सेल हुई है, मतलब एफआईआई ने पैसा निकाला है. इसका मतलब ये नहीं है कि सारे एफआईआई ने पैसा निकाल लिया. इसका मतलब कुछ एफआईआई एंट्री ले रहे थे, कुछ एग्जिट ले रहे थे. एग्जिट वालों का क्वांटम ज्यादा था, एंट्री लेने वालों का क्वांटम कम था एट द सेम मोमेंट. क्योंकि अभी एक परसेप्शन बन रहा है कि एफआईआई पैसा निकाल रहा है, तो यानी कि वो डाल नहीं रहा, वो डाल रहा है. सपोज आज के दिन की अगर हम बात करें, मुझे आज का डाटा तो मैं अभी अवेलेबल ही नहीं है, तो अगर हम बात करें, मैं एक इमेजिनरी नंबर से शेयर करना चाहूं. सपोज आज एफआईआई ने 2000 करोड़ के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और 4000 करोड़ की सेलिंग की. तो नेट क्या हुआ? नेट हुआ -2000 की एग्जिट, यानी कि मार्केट नीचे होना चाहिए. मतलब एक जस्ट मैं एक नंबर बता रहा हूं. ठीक है, तो वही ट्रेंड अगर आप देखोगे तो 2025 में ऑलमोस्ट 66,000 की नेट सेलिंग एफआईआई कर चुके हैं. 2024 में ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं. 2023 में इट वाज 16,000 एंड 2022 में इट वाज ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़. ठीक है, तो जब इतनी ह्यूज सेलिंग हो रही है तो मार्केट रुका हुआ कैसा ही? अगर आप देखो जब 2023 में भी जब सेलिंग हुई थी तो मार्केट कैसे ऊपर गया, तो आपको थोड़ा सा और परसेप्शन देखना पड़ेगा. देखिए एफआईआई अकेले ही मार्केट नहीं चलाते, देयर आर डीआईआई. बाहर का पैसा इंडिया में आ रहा है, लेकिन इंडिया का खुद का पैसा भी तो है, आपका मेरा, हम भी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारी कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल. तो अगर उसका आप नंबर देखोगे डीआईआई का, तो दैट इज अगेन क्वाइट सरप्राइजिंग, मतलब काफी अच्छा डाटा है. आप देखो 2025 में अगर एफआईआई ने पैसा निकाला है तो डीआईआई ने पैसा इन्वेस्ट किया है. वहीं 2024 में अगर आप देखो एफआईआई ने पैसा निकाला था तो डीआईआई ने ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़. इसलिए 2024 सितंबर तक बहुत ही ह्यूज अपसाइड था मार्केट. उसके बाद से वी कैन से कि जो नेट सेलिंग हुई है एफआईआई की, उसके बाद हुई है, नहीं तो मार्केट वाज ऑन द राइज.
ठीक है। 2023 में अगर आप देखो बहुत अच्छा मार्केट ने परफॉर्म किया था, तो इट वाज लाइक 1 लाख करोड़ DIIs ने एंट्री ली थी। ठीक है, तो इट्स लाइक कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे काम करते हैं। टोटल पैसा मार्केट में आ रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, टोटल मार्केट से पैसा निकल रहा है। तो अगर आप देखो नेट, देखो नेट, अगर आप यहाँ पे नेट देखोगे जैसे 2025 का, तो अभी जैसे -2000 करोड़ का है, तो आपका निफ्टी का जो चार्ट है वो भी आपको थोड़ा सा डाउन साइड दिखेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज अबाउट कि जो FII मुक्त भारत है तो वो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। ठीक है, कहीं ना कहीं इंडिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, और वो बनी रहेगी, और वो क्यों बनी रहेगी एंड में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये तो सिंपल ये था कि FII जो परसेप्शन बन रहा है कि FII मुक्त भारत होगा कि नहीं, तो वो उसका आंसर आपको मिल गया है। अब हम इस वीडियो के और भी एंगल को हम कवर करते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंगल इज अबाउट द मार्केट। ठीक है, कि जो DII है ये इतना पैसा कहां से आ रहा है। ठीक है, तो DII अगर मैं देखो आप, एक रिटेल इन्वेस्टर जो है उसका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बड़ा है। इवन अगर आप 2023-24 में भी देखोगे, ये डाटा टिल डेट है, मतलब यहाँ पे डेट मैंने मेंशन नहीं की हुई है। ठीक है, तो आप देखो 2023 फाइनेंशियल ईयर 23 के कंपैरिजन में DII ने ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ जो है यहाँ पे एड ऑन किया है, ऑलमोस्ट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 12 टाइम्स। ठीक है, तो यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सेबी का एक सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि फाइनेंशियल मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स लूज आउट ना करें। इसलिए आप देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सेबी ने रिसेंट इतने सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं कि खासकर 2020 के बाद से रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन एकदम वी कैन से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है पिछले 4 साल में कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, आप देखो अगर आप वहां पे देखोगे तो इट वाज लाइक एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, तो DIIs ने पैसा तो जरूर बढ़ाया है मार्केट के अंदर, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत एक्टिव हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो मार्केट है, ये जो गिर रहा है, क्या मार्केट गिरता ही रहेगा, क्या होगा? तो देखो मार्केट में करेक्शंस होते हैं। जब हम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज देखो अब क्वांटम बहुत बड़ा हो गया है, तो हम उस क्वांटम को जब न्यूज़पेपर की हेडिंग से देखते हैं तो हमें लगता है ओ माय गॉड मार्केट तो खत्म हो गया। लेकिन अगर उस नंबर को आप परसेंटेज वाइज देखो तो थोड़ा सा आपको सुकून मिल सकता है, थोड़ा सा आपको बिगर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल सकती है। अगर आप देखो ओवर द ईयर्स, यहां पे मैंने आप लोगों के साथ डाटा शेयर किया है, दिस इज नॉट माय डाटा, दिस इज डाटा ऑफ फंड्स इंडिया। ठीक है, उन्होंने बोला है कि देखो इक्विटी मार्केट में हर साल 10 से 20% का करेक्शंस देखने को मिलता है। हर साल जो है सेंसेक्स वगैरह है वो 10 से 20% गिरते हैं, एंड इन फ्यू इयर्स दे हैव डिक्लाइंड इवन अप टू 60%। ये 2008 जो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस समय 60% से गिरा था। इवन 92 में जब हमारा फॉरेक्स रिजर्व ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे था, जब LPG रिफॉर्म्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे तब 47% गिरा था। इवन कोविड सिनेरियो में भी अगर हम देखें तो 38% का डाउनफॉल आया था। और अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर, ये डाटा थोड़ा सा कंप्लीट 2024 की पिक्चर नहीं दिखाता क्योंकि इट इज शोइंग ओनली 6%, लेकिन 10% का करेक्शन लगभग हम इसमें भी देख चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 84,000 के आसपास से गिर के अब सेंसेक्स जो है 76 के आसपास आ गया, तो ऑलमोस्ट 7-8% का करेक्शन आप देख चुके हो, 7-8-9% का। ठीक है, आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, कॉइंट्स आपकी ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है तो ये करेक्शन होना हर साल एक नेचुरल सी बात है। ठीक है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है तो उसके लिए उनको अवेयरनेस की भी जरूरत है कि वो पैसा लूज आउट ना करे, ताकि जब ये करेक्शंस आए तो दे शुड नॉट लूज द मनी। ठीक है, जनरली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं दे रेयरली लूज मनी। ठीक है, ज्यादातर जो पैसा लूज आउट करते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स ही होते हैं, तो उनको ये चीजें ज्यादा ब्रॉडली समझनी पड़ेंगी। ठीक है, कि मार्केट में हर साल करेक्शंस आते हैं तो मार्केट को समझ में आना चाहिए, एंड विद द प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के एडवाइजेस के बेसिस पे, या आपके अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनके बेसिस पे आपको प्रॉपर वे में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका रिलेटेड टू FII एंड मार्केट कंडीशंस। अब कुछ फंडामेंटल्स चीजों पे बात करेंगे कि FIIs पैसा क्यों निकाल रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। यार जब आप बात कर रहे हो कि आपने स्टार्टिंग में बोला कि इंडिया जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, तो फिर भी क्यों, क्या हुआ, मतलब ऐसा इमीडिएट कि आप पैसा निकाल रहे हैं? तो उसके लिए कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जिनके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी, जिनको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज अगर आप देखो, इंडिया यूज्ड टू बी, इंडियन जो स्टॉक मार्केट था दैट यूज्ड टू बी ओवर प्राइस्ड। हर चीज जो थी वो, देखिए क्या होता है, एक चीज होती है फंडामेंटली करेक्ट, एक होती है ओवर वैल्यूएशन। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन हमेशा जस्टिफाई नहीं होती।
आपने शार्क टैंक इंडिया वगैरह देखा होगा, उसमें आप कहते होंगे बहुत सारी कंपनी आती है कि हमारा जो मार्केट वैल्यूएशन है वो इतना है, जबकि ऑन पेपर वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। कई बार शार्क टैंक में शायद आपने देखा हो। तो वो क्या होता है, वो ओवर प्राइस चीजें होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट एक अच्छा सिनेरियो नहीं लगता। अगर यहां पे मैं बात करूं, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, इंडिया यूज्ड टू बी मतलब इवन हायर देन यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया का पीवाई रेशियो जो था वो 27 था, मतलब इवन यूएसए से ज्यादा ओवर प्राइस था इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है, नाउ इट इज एट सेकंड पॉइंट 24.16 है। ठीक है, अभी भी अगर हम अपने पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करें, जो कि चाइना है, चाइना एक बहुत ही लार्ज इकोनॉमी और फंडामेंटली हमसे बहुत ज्यादा साउंड है, उनका पी/ई जो है वो 9.7 है, मतलब वो थोड़े से हमारे कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड हैं। तो दैट मे बी अ बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स। अगर हम इन्वेस्टर्स एफआईआई के पर्सपेक्टिव से बोले तो जो चीज अंडर प्राइस्ड है वहां पे और वो फंडामेंटली साउंड है, तो वहां पे रिटर्न के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं कंपेयर टू एन ओवर प्राइस। ठीक है, आप पी/ई को ऐसे समझ सकते हो कि सपोज मुझे यहाँ पे अगर 1 रुपया कमाना है तो मुझे कितने रुपए लगाने पड़ेंगे, 24 रुपए इंडिया में लगाने पड़ेंगे और चाइना में 9 रुपए लगाने पड़ेंगे। अब आप सोच लीजिए कहां आपको पैसा लगाना है। तो एफआईआई के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है रुपी का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये तो पीवाई के कंसेप्ट में हो गया। नेक्स्ट फंडामेंटल वुड बी रुपी एज ए करेंसी। आप देखो इन द पास्ट फ्यू मंथ्स हमारा रुपी जो है वो ऑलमोस्ट 83 पॉइंट समथिंग से मतलब डिवेल्युएट होता होता 86 पे आ गया है। देखिए हर साल रुपी डेप्रिशिएट होता है और वो नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन रिसेंटली एकदम थोड़ा सा ज्यादा करेक्शन आपने को देखने को मिला है, खासकर जो एफआईआई का जो वीकेंड से आउटफ्लो हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा करेक्शन ज्यादा हुआ। इवन पीछे रिपोर्ट्स भी आई थी कि देखिए हर साल मतलब रुपी डेप्रिशिएट होना है, क्योंकि हम एक ट्रेड डेफिसिट कंट्री हैं। ठीक है, तो हमारा रुपी डेप्रिशिएट होना बनता है। बट ये क्या है कि जब रुपी डेप्रिशिएट होगा तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो रिटर्न्स हैं वो यहां पे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट मे नॉट बी अ साउंड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। पहली चीज ओवर प्राइस, दूसरी चीज जो रिटर्न है वो ऑटोमेटिकली करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से और भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट? तो एफआईआई के ना इन्वेस्ट करने के रीजंस आपको समझ में आ रहे होंगे। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज डॉलर जो है वो एप्रिशिएट हुआ है। ठीक है, डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, खासकर ट्रम्प के जो अनाउंसमेंट्स थे। लेकिन जब उनके अभी रिसेंट आपने देखा होगा डॉलर थोड़ा सा वीक भी पड़ा है, क्योंकि जो उन्होंने कमिटमेंट्स किए थे एकदम इमीडिएटली लोगों को यह था कि वो आज ही इंप्लीमेंट हो जाएंगे, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हुए, खासकर टैरिफ्स वगैरह के। तो इट वाज लाइक कि एक डाउन साइड सेंटिमेंट इवन डॉलर में देखने को मिला। ठीक है, बट अगर आप थोड़ा सा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखो तो डॉलर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो लोगों के रिटर्न्स थे डॉलर में तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव रहे हैं। तो दिस इज शॉर्ट टर्म के बेसिस पे अगर हम बोलें तो दीज आर सम ऑफ द फंडामेंटल रीजन जिसकी वजह से एफआईआई जो है वो पैसा निकाल रहे हैं। और एफआईआई की जो अपॉर्चुनिटी हो रही है मार्केट में, जो मार्केट गिरने की वजह से उसको डीआईआई रिप्लेस कर रहे हैं टू एन एक्सटेंट, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, इवन अगर आप देखो जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की, देखिए इस समय अगर आप ग्लोबल सिनेरियो देखो तो जब एक वोलेटाइल एनवायरनमेंट होता है, जब एक रिस्की एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, आप देखो रिसेंटली अभी एक वॉर तो वी कैन से कि इट्स ऑन द पार्ट ऑफ पीस। ठीक है, इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो था वो थोड़ा सा शायद वहां पे एक नेगोशिएशन हो सकती है। यूक्रेन रशिया पे अभी कंप्लीटली कोई वी कैन से एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे ग्लोबल टर्मोइल में इवन वी कैन से कि ग्लोबल हेडविंड्स कैसा काम करती हैं, तो ऐसे सिनेरियो में इन्वेस्टर कहां पैसा लगाना चाहेगा? क्या एक रिस्की इक्विटी में जाना चाहेगा या एक सेफ इंस्ट्रूमेंट में जाना जाएगा? तो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे में क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं हमारे बॉन्ड्स, खासकर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट के। और वर्ल्ड ओवर सबसे स्ट्रॉन्ग या सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? वो होता है आपका यूएस ट्रेजरी बिल्स या यूएस बॉन्ड्स। ठीक है, जो कि आपके अगर हम यहाँ पे उसका चार्ट देखें तो उन बॉन्ड्स की जो है वो यील्ड ओवर द ईयर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यील्ड क्या होती है? बेसिकली आपका रिटर्न। देखिए क्या होता था 2023-24 में मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो इन्वेस्टर्स वर लाइक हम जो है ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, वी हैव सीन कि जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा टर्मोइल में है, बहुत सारे इवन सारे जो मार्केट हैं दे आर लाइक दैट। तो लोग कहां इन्वेस्ट करना चाहेंगे? जो सेफ वी कैन से सेफ हेवेंस है, जैसे कि आपके बॉन्ड्स। ठीक है, तो यूएस के जो बॉन्ड्स की यील्ड्स थी वो बहुत ज्यादा चल रही है इस समय। अगर आप देखो 4.83 2 इयर्स बॉन्ड की चल रही है, अप्रोक्सीमेटली 4.16 एंड 10 ईयर की चल रही है 4.28। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड यील्ड जो है हायर साइड जो चल रही है, तो दैट वुड बी अ ग्रेटर रिटर्न फॉर दी सेफ इन्वेस्टमेंट। उनको ज्यादा रिटर्न मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है,
तो ये कंसेप्ट भी आपको समझना चाहिए। लेकिन इस चार्ट में भी अगर आप देखोगे 2021 से लेके 24 तक तो ये ऊपर गया है, यानी कि दिस वाज नॉट एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि तब हमारे मार्केट बूम कर रहे थे। लेकिन अब इसमें आप देखो डाउन साइड आई है, मतलब यहां पे इन्वेस्टमेंट जा रहा है यहां पे अब आपके। तो अब जब तक ये थोड़ा सा और डाउन साइड यील्ड नहीं आएगी, इन्वेस्टर्स यहां पे ऐसे इन्वेस्ट करते रहेंगे। जब तक ये यील्ड और कम नहीं आएगी तब तक इन्वेस्टर्स यहां पे पैसा लगाते रहेंगे, ठीक है। तो एफआईआई का जब तक आपकी इकोनॉमी फंडामेंटली साउंड ना हो और यूएस बॉन्ड्स की यील्ड कम ना हो, यील्ड क्या है बेसिकली आपका रिटर्न जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इन्वेस्टमेंट में, जब तक ये आपकी कम ना हो, तो ऐसे ग्लोबली रिस्की एनवायरनमेंट में दीज आर द इंस्ट्रूमेंट जहां पे पैसा जाना चाहिए, या फिर वो दूसरे मार्केट में जा सकता है जैसे कि चाइना जो कि अंडर प्राइस है, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है। अब ये एफआईआई का ऊपर है, वो कब इंडिया में वापस से एंट्री मतलब सरप्लस में आएंगे। अब इसके रिलेटेड देखो शॉर्ट टर्म जो हमारे इवेंट्स हैं जो इस चीज को वीकेंड से थोड़ा सा बूस्ट अप दे सकते हैं एफआईआई को इनवाइट करने के लिए, वो दो मेजर इवेंट होने वाले हैं। पहला है हमारा यूनियन बजट। 1 फरवरी को आपका यूनियन बजट आ जाएगा और कहीं ना कहीं दिस वुड बी अ मेजर इवेंट फॉर द ईयर 2025। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे कॉमन मैन की भी कि शायद टैक्स रिलेटेड कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिले। इसके अलावा इंडस्ट्रीज के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे गवर्नमेंट से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। सम ऑफ द मेजर सेक्टर्स के बारे में बात करूं तो जैसे डिफेंस है, डिफेंस का ओवर द ईयर्स क्वांटम तो बढ़ा है लेकिन एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो कम हुआ है। तो डिफेंस सेक्टर का अगर यही रहता है तो मे बी हम जो डिफेंस सेक्टर की कंपनीज है शायद वो थोड़ा सा निराश रहे, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में गवर्नमेंट का एम्फेसिस रहा है तो मे बी वहां पे हम थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिले। इवन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में वहां पे हम थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिले। तो गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लेके आती है, क्या फिस्कल पैकेज लेके आती है यहाँ पे, वो देखने वाला होगा। जिस हिसाब से बजट होगा तो कहीं ना कहीं वही हमारा शॉर्ट टर्म में मार्केट को भी इंपैक्ट करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो होने वाला है वो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली है, जिसमें अगर हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती है तो डेफिनेटली शायद हमें रेट कट देखने को मिल सकते हैं, लिक्विडिटी इंजेक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए आरबीआई ने सीआरआर कम करके लिक्विडिटी तो इंजेक्ट की है, लेकिन क्या है कि लोन्स अभी भी महंगे हैं जिसकी वजह से डिमांड नहीं आ रही। डिमांड नहीं आएगी, कंजप्शन नहीं आएगा, ग्रोथ नहीं आएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब तक रेट कट नहीं होंगे तो बहुत बड़ा स्टिमुलस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब वो आरबीआई के ऊपर है, आरबीआई कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को प्राइमरी कंसिडरेशन देगा। तो ये जो दो मेजर इवेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज द शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज आरबीआई। तो अब ये दोनों इवेंट कैसे परफॉर्म करते हैं उस पर हमारे शॉर्ट टर्म में मार्केट पे नजर बनी रहेगी। मार्केट कहीं ना कहीं कैसा परफॉर्म करेगा वो इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। बाकी ये शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी एटलीस्ट बजट तक तो बनी रहनी है। तो प्लीज आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं उनके बेसिस पे ही आप अपने डिसीजन लीजिए। दिस क्लास इज नॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट, दिस क्लास इज मोर अबाउट फाइनेंशियल फंडामेंटल जो हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। बाकी दोस्तों लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है वो हमेशा हाईलाइट में रही है और वो बनी रहेगी। इवन अगर आप देखो जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 26 इट इज 6.7, और वहीं अगर हम पीयर कंपैरिजन देखें चाइना एंड ब्राजील उनके कंपैरिजन में इट इज वे हायर। लेकिन जो हमारा टारगेट है 2047 तक हमें एक डेवलप्ड नेशन बनना है तो उससे ये डाटा थोड़ा सा कम पड़ जाता है। वी नीड एटलीस्ट 8% ग्रोथ, ठीक है। तो अगेन आई वुड से कि इतने टर्मोइल में, ठीक है, दिस इज अगेन अ गुड नंबर। तो हमारी इकोनॉमिक स्टोरी तो साउंड रहने वाली है ओवर द ईयर्स। अभी रिसेंट जो जीडीपी फोरकास्ट इवन डिफरेंट वी कैन से इंस्टीट्यूशंस ने किए हैं, तो वो काफी अच्छे फोरकास्ट यहाँ पे किए हैं, ठीक है। बट एक शॉर्ट नोट्स में यहाँ पे वहीं से मुझे ये क्लिप भी मिली थी, इट्स लाइक एक शॉर्ट समराइजेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। India's economic outlook for 2025 presents cautious optimism. ठीक है, cautious. You need to be cautious. The picture is bright, but you need to be cautious. ठीक है, amid the backdrop of persisting external headwinds. ठीक है, तो अगेन वही मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बी श्योर यू नीड टू बी कॉशियस। 2025 एंड इवन द फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक है, थोड़ा सा क्या काफी ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। मे बी बाय 2030 वी विल बिकम अ 7 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड बाय 2047 वी विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन। बाकी आपको क्या लगता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। आई होप आपको जो फाइनेंस के और खासकर मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे वो सीखने को मिले हो, समझने को मिले हो। बाकी कमेंट करिएगा कैसी लगी वीडियो। इसी के साथ करते हैं रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।